पांच के पंच में सबसे बड़ी खबर आज की हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से है। आपको बता दें कि हिमाचल के वाटर सेस के विरोध में आज एक अहम फैसला दो राज्यों में लिया गया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा शामिल है। हिमाचल के वाटर सेस के विरोध में पंजाब हरियाणा सरकार की तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया है। दोनों राज्यों की विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है। पंजाब और हरियाणा विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ है। मनोहर लाल खट्टर और भगवंत मान की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आए हैं, प्रतिक्रिया आई है हिमाचल प्रदेश की तरफ से लगाए गए वाटर सेस को लेकर। आइए आपको सबसे पहले सुना देते हैं। मैं तो मेरा पानी जो लेने वो पैसे दो, कमाल है जी। राजस्थान ਨੂੰ ਅਸੀਂ पानी दे रहे हैं, बकरी भी नहीं पानी पी सकती उस चों ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ पंजाब ਦੀ, पानी ਜਾਂਦਾ जी। हरियाणा कहता सानू पानी दो, हिमाचल वाले कहन लगे सानू दो, उत्तों कोले वाले कहते ने श्रीलंका के उत्तों दियाओ। पंजाब नूं समझिया क्यों इन्होंने चारे पासों पै निकले जी नोचण नूं। सो यह पंजाब नाल बिल्कुल धक्केशाही है। बथेरा बोलते हैं, लोक सभा च बोले, राज सभा च बोले, झाकियां खत्म कर देंगे साडियां 26 जनवरी की परेड चों। GST का हिस्सा सानू नहीं देंदे। हुण नवां सैस जिहड़ा लाउण दी कोशिश। With this new levy of water cess, the government of HP is trying to put additional tax burden on the state of Haryana, as it is evident from the objective of the ordinance. With this new levy, there will be an additional financial burden amounting to rupees 1,200 crore per annum on partner states, out of which around rupees 336 crore will be burden on the state of Haryana. This new levy is not only infringement of exclusive rights of the state over its natural resources, but will also result in additional financial burden for generation of power, resulting in the higher cost of generation of electricity. The levy of water cess by Government of Himachal Pradesh is against the provision of the Interstate Water Disputes Act 1956. The state of Haryana, through the Bhakra Byas Management Projects, is already liberal to release 7.19% of electricity of the composite state of Haryana and Punjab to HP. This House very strongly and unanimously resolves that this levy of water cess imposed by the government of Himachal Pradesh is illegal, and therefore the same should be withdrawn by the government of Himachal Pradesh. This House also requests the government of India to use its good offices to prevail upon the state government of Himachal Pradesh to withdraw the ordinance, as the same is in violation of the Central Act, that is Interstate Water Dispute. तो काफी अहम मुद्दा है जिस पर तीन राज्यों की सरकार की तरफ से कहा यह जाए कि लड़ाई शुरू हो चुकी तो गलत नहीं होगा। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। हिमाचल के वाटर सेस के विरोध में हम ये जानते हैं, जैसा कि हमने आपको खबर दी, कि पंजाब और हरियाणा सरकार की तरफ से कड़ा रुख इख्तियार किया गया है। ना सिर्फ कड़ा रुख इख्तियार किया गया है, बल्कि एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। पंजाब सरकार की तरफ से वाटर सेस के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है, तो हरियाणा सरकार की तरफ से भी प्रस्ताव पारित किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, जिनका रुख कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पंजाब विधानसभा से अमन इस वक्त जुड़े हुए हैं, भारद्वाज, और इसके अलावा एक और रिपोर्टर संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए चंडीगढ़ विधानसभा से अंकित, और इसके अलावा शिमला से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे संवाददाता रणवीर सिंह। सबसे पहले हम रुख करेंगे अमन का। अमन, ये जो अभी लड़ाई की जो शुरुआत हुई है, क्या लगता है कि, क्योंकि अभी शुरुआत में ही हमने देखा कि दोनों विधानसभाओं से, हरियाणा और पंजाब से प्रस्ताव पारित हो गया है, लेकिन इसके बदले इसकी मुखालिफत में बयान भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का, हिमाचल प्रदेश के सीएम का आ चुका है कि राजनीतिक लाभ के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया है। तो क्या यह मान लिया जाए कि आरोप और प्रत्यारोप के बीच ये लड़ाई लंबी चलने वाली है?
देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है। और जहां तक के इस पूरे इशू की बात है, अगर पंजाब के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये इमोशनल इशू ज्यादा है पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब इमोशनल सेंटीमेंट ज्यादा पंजाब में इन इश्यूज पर देखे जाते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ का मसला हो, पानी से जुड़ा मसला हो, या पंजाब में कोई और इस तरीके का इशू हो। तो जहां भी इंटरस्टेट कोई बात आती है तो पंजाब इमोशनल तरीके से ज्यादा रिएक्ट करता है। बेसिक रीजन इसके पीछे ये है। अगर इसके पीछे चाहे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन की एक्ट की बात की जाए, चाहे 1956 जो वाटर डिस्प्यूट एक्ट था उसकी बात की जाए, जिसका हवाला आज के रेजोल्यूशन पंजाब विधानसभा में भी दिया गया, तो उसमें भी इसका विरोध जो है वो किया गया है। पंजाब का मानना यह है कि पंजाब के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है, ऐसे में 1250 करोड़ सालाना और अपने ऊपर वित्तीय बोझ डालना संभव नहीं है। ये पंजाब का इसमें सीधा सा तर्क है। और ये भी तर्क है कि पंजाब बनने, हिमाचल और दूसरे राज्य बनने से पहले पंजाब के पास ज्योग्राफिकली ज्यादा स्पेस था, उसके बाद बाकी स्टेट जो हैं वो डेवलप हुए। तो ऐसे में पंजाब ज्यादा इख्तियार रखता है, चाहे वो पानी है, चाहे जमीन है, चाहे वहां पर लगे प्रोजेक्ट है। अब बात आ जाती है कि हिमाचल ने जो ऑर्डिनेंस निकाला, ऑर्डिनेंस जो है जारी किया, उसका विरोध सीधे तौर पर इन्हीं फैक्ट्स पर किया गया कि पंजाब की चाहे वो वित्तीय कंडीशन है, चाहे वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है या 1956 का एक्ट है, तो उसको तीनों को चीजों को देखते हुए और जो प्रोजेक्ट्स, ये भी मानना है पंजाब का कि जब BBMBA लगा या जो प्रोजेक्ट्स पंजाब के हिमाचल में लगे, तो पंजाब का निवेश जो है वो पिछले 70-75 सालों में हिमाचल में रहा है। लेकिन अब 172 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कमीशन करना और उसके बाद वहां से सेस लेना, और उसके लिए पंजाब जो है वो तैयार नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात की जाएगी और रेजोल्यूशन पास करके जो पंजाब के गवर्नर है उनको भी भेजा गया, और मांग ये है कि इसको वापस लिया जाए ऑर्डिनेंस को, और ऐसा कोई भी सेस जो है वो ना किसी प्रोजेक्ट और पंजाब के संदर्भ में लगाना चाहिए। ठीक है, तो बात ये पंजाब की होगी। हरियाणा सरकार का जो कड़ा रुख देखने को मिला है, क्या ये पहले से ही प्रस्तावित था या अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर जब ऑर्डिनेंस पास किया गया हिमाचल सरकार की तरफ से, तो क्या ये अंकित माना जाए कि हरियाणा सरकार का जो रुख है वो पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि ऐसा ही रुख होने वाला है? प्रस्ताव पारित कर देना, विधानसभा के फ्लोर पर प्रस्ताव पारित कर देना किसी भी फैसले को लेकर, ये बड़ी बात होती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हिमाचल सरकार की ओर से प्रस्ताव जब पारित किया गया है तो उसके बाद से ही हरियाणा की विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाया गया है, और उस हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 1956 का जो जल समझौता है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उसके बाद क्योंकि पंजाब इकट्ठा ही था और पंजाब से ही हरियाणा निकला है, हिमाचल निकला है, तो कहीं ना कहीं इनके जो हित हैं वो सारे साझे हैं। और कहीं ना कहीं जो पानी आता है वो हरियाणा के अंदर आता है, BBMB जो भाखड़ा जो बांध है उससे पानी आता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर सेस लगाना कहां तक वाजिब है? ये बिल्कुल गलत चीज हिमाचल सरकार की ओर से की गई है, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना था। और इसीलिए कि हिमाचल सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। हरियाणा के ऊपर अगर ये सेस लगता है तो 336 करोड़ रुपए सालाना जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। तो इसीलिए केंद्र सरकार से भी गुजारिश की है हरियाणा सरकार ने कि केंद्र सरकार इसके अंदर इंटरवीन करे और इंटरवीन करके जो ये जल समझौते हैं इनको लागू कराए। और जिस तरह से, क्योंकि एक मामला नहीं है, वो चंडीगढ़ को लेकर के भी मामला है, वो सतलुज जो यमुना लिंक नहर है, SYL नहर है, उसको लेकर के भी मामला है, और भी बहुत से मामले ऐसे हैं जो साझे। तो उसको लेकर के एक स्टेट को ये अपनी विधानसभा के अंदर मता पास कर दे, अपना प्रस्ताव पास कर दे कि हम सेस लेंगे, हरियाणा और पंजाब से सेस लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वाजिब नहीं है। और उसी को वाजिब ना ठहराते हुए आज विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास करके भेज दिया गया है। जी ठीक है, अंकित हमारे साथ जुड़े रहिए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है वाटर सेस को लेकर, तो हिमाचल सरकार की तरफ से इस फैसले को लिए जाने के पीछे तर्क क्या रहा होगा और क्या उन्होंने सोचा होगा जिसके बाद ये फैसला लिया, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर जुड़ रहे हैं शिमला से। रणवीर, ये बताइएगा कि ये फैसला ऑर्डिनेंस के तौर पर हिमाचल सरकार, सुक्खू सरकार की तरफ से कब लिया गया और इस फैसले के पीछे क्या वजह बता रही है सरकार? जी हाँ, देखिए, जिस तरह से हम इस फैसले को देखते हैं और जो
राजनीतिक पहलू जो दोनों राज्यों में जो प्रस्ताव पारित हुआ, इसका जो है राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है और यहाँ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। तीनों पड़ोसी राज्य में। हिमाचल की बात करें, इसी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ये विधेयक लाया गया था, ये कानून लाया गया था, इस पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जो विपक्षी सदस्य हैं उनकी तरफ से कुछ सवालात जरूर उठाए गए थे, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये दलील दी गई है कि ये जो वाटर सेस लगेगा ये सिर्फ उन परियोजनाओं पर लगेगा, उन कंपनियों पर लगेगा जो ऑलरेडी जनरेशन में है, जो प्रोजेक्ट कमीशन है। कमीशन का मतलब है कि जिन परियोजनाओं में बिजली उत्पादन हो रहा है वहां पर उन पर ये वाटर सेस लगेगा। इनकी संख्या 172 है। और जिस तरह से पंजाब और हरियाणा की तरफ से जो रेजोल्यूशन आज विधानसभा में पारित हुआ है उसको लेकर सीधे तौर पर यहां पर मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में ये जरूर कहा है कि इस पर ये जो वाटर सेस बिल जब लाया गया था इसको लेकर पहले केंद्र सरकार से बात की गई है और राजनीतिक आधार पर पंजाब के मुख्यमंत्री जो है इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन दलील यहां पर ये है, हिमाचल की सीमाओं के भीतर जो पावर प्रोजेक्ट्स है उन पर ये वाटर सेस लगेगा और जो यहां से बाहरी राज्यों को जो पानी जाता है, जो हमारे पड़ोसी राज्यों को, उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं है। दूसरी बड़ी बात इसमें राज्य सरकार की दलील है, जो हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, वहां पर वाटर सेस को लेकर जो नीतियां हैं उसका अध्ययन किया गया है। पूरी विस्तृत तरीके से जो है इस पर चर्चा यहाँ बजट सत्र के दौरान हुई है, उसके बाद ये सेस लगाया गया है और इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है आर्थिक कारण, क्योंकि हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। हाँ। इन परियोजनाओं पर अगर वाटर सेस लगता है तो करीब करीब 4,000 करोड़ की आय सालाना राज्य सरकार को होगी। तो इसमें दो तरह की बातें हैं जो दोनों पड़ोसी राज्यों की विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। एक तो उसका राजनीतिक दृष्टिकोण है। राज्य सरकार की बात करें, देखिए मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने सीधे तौर पर इस बहाने जो ये दोनों राज्यों में प्रस्ताव पारित हुआ, एक तरफ उन्होंने पंजाब को बड़े भाई की संज्ञा दी और साथ में ये भी कहा कि बीबीएमबी में जो हिमाचल की हिस्सेदारी है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, 4,000 करोड़ से ज्यादा की जो है हिमाचल की हिस्सेदारी बकाया है, 7.19% की उसमें हिस्सेदारी है। बीबीएमबी का जो प्रोजेक्ट है वो हिमाचल की जमीन पर लगा है, लेकिन क्लेम नहीं किया गया। चंडीगढ़ पर हिमाचल की हिस्सेदारी है, 8 सेक्टर हिमाचल में आते हैं। ये तर्क दे रही है सरकार। अमन जो तर्क दिया जा रहा है, और अंकित मैं आप दोनों से समझना चाहूंगी, सरकार का ये कहना है कि जो हिमाचल के हुदूद में जल विद्युत परियोजनाएं आती हैं, बिजली उत्पादन के लिए जिन पानी का जो उपयोग किया जाता है, उन परियोजनाओं को लेकर उन स्कीम पर ही ये फैसला आधारित है। तो इसका तोड़, इसका तर्क पंजाब में और हरियाणा सरकार की तरफ से क्या दिया जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन दोनों राज्यों पर कोई असर पड़ेगा नहीं। पहले मैं चाहूंगी कि अमन आप इसका जवाब दें, फिर उसके बाद अंकित के पास जाएंगे। देखिए, जो फैक्ट्स पंजाब विधानसभा में रखे या पंजाब के जो मंत्री थे गुरमीत सिंह मीत हेयर, उन्होंने रखे, उनका कहना था कि 1200 करोड़ का सालाना जो है टैक्स पड़ेगा और साथ ही इससे एक दावेदारी भी सिद्ध होती है। अगर पानी पर टैक्स या पानी पर लगे प्रोजेक्ट पर उनको पैसे देने पड़े या टैक्स देना पड़ेगा, तो उससे एक दावेदारी सिद्ध होगी कि पंजाब का जो पानी है वो हिमाचल उसका टैक्स ले रहा है। तो पंजाब से जो पानी राजस्थान जा रहा है या दूसरे राज्यों में जा रहा है या हरियाणा जैसे उसकी मांग करता है, तो वो टैक्स पंजाब को क्यों नहीं मिलना चाहिए। और चाहे और वित्तीय हालात ऐसे नहीं है पंजाब के कि इसके लिए कोई जो है वो कंसेंट बने, कोई कंसेंट पंजाब की ओर से दिया जाना चाहिए। और जो हवाला दिया जा रहा है वो 1956 के एक्ट का अंकित, मैं चाहूंगी कि आप भी जल्दी से अपनी बात रख दें इसी सवाल पर, क्योंकि वक्त की कमी है और छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकना है। अंकित, तो वहां से फ्री करवाओ। बिल्कुल, जो कि बताया गया है कि बिजली परियोजनाओं के लिए ऊपर टैक्स लगेगा, सेस लगेगा, लेकिन वो पानी के ऊपर ही लगेगा। पानी से ही बिजली बनती है, तो वो पानी से ही उसकी के ऊपर सेस लगाया जा रहा है। और जो हरियाणा विधानसभा का कहना है, हरियाणा का मानना है कि जो पानी है वो नेचुरल है, प्राकृतिक संसाधन है, वो उसके ऊपर सेस नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो हरियाणा सरकार का सीधे तौर पर ये कहना है, पंजाब सरकार का भी सीधे तौर पर ये कहना है, हरियाणा सरकार ने सिद्ध किया है कि नेचुरल रिसोर्सेज पर जो सेस लगाया गया है ये अवैध है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। 5 का पंच में लौटेंगे एक और अहम खबर के साथ।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो 5 का पंच में एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग जारी है। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक हो रही है। इस बैठक में अमित शाह, मनसुख मांडविया मीटिंग में मौजूद हैं। नीति आयोग साथ ही आईसीएमआर के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो देश में कोरोना का दायरा बढ़ता हुआ इन दिनों दिखाई दे रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं फराह खान। फराह, ये बताइएगा कि पिछले 2 से 3 हफ्तों में कितने केसेस बढ़े, जिसके बाद हाई लेवल मीटिंग जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और साथ ही साथ मनसुख मांडविया, इसके अलावा कई और स्वास्थ्य संबंधित अधिकारी मौजूद हैं मीटिंग में। कितना घंटा गुजर चुका है इस मीटिंग को शुरू होते हुए? जी देखिए, ये जो हाई लेवल मीटिंग की शुरुआत हुई है 4:30 बजे हुई है, लेकिन साफ तौर पर अगर इस बात को समझा जाए तो अभी 1 हफ्ते पहले जो संख्या थी वो 4,500 थी एक्टिव संख्या, और अभी 7,000 के पार हो चुकी है। और आज भी जो है 1,134 मामले जो हैं वो सामने आए और लगातार जो है ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में चिंता है और स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोरोना धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। और जो नए वेरिएंट की बात हो रही है XBB 1.16, तो उसको लेकर जो है हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद जो हैं वो समीक्षा कर रहे हैं और पूरी तरीके से जो है वो मंथन जारी। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ये देखा गया था कि 5 राज्यों को जो है वो चिट्ठी भी लिखी गई थी, जहां जहां केसेस बढ़ रहे हैं वहां से दोबारा से जो है वो पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और उसी तरीके के निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर अगर अभी मामलों की बात की जाए तो हाल ही जिस तरीके से केसेस बढ़ने लगे हैं उसके बाद सबकी चिंता बढ़ी, और दूसरी तरफ S3N2 भी है और कोविड भी है। देखिए, दोनों जो चीजें हैं ये जरूर अलग अलग हैं, लेकिन इनके लक्षण एक जैसे हैं और इसमें प्रोटोकॉल भी एक सा फॉलो होना है। तो देखिए, इस वक्त जो मीटिंग चल रही है वो उसको करीबन 50 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, और इसमें अगर बात की जाए तो नीति आयोग के अधिकारी मौजूद हैं, आईसीएमआर के अधिकारी मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय खुद मौजूद है। और देखिए, अब तक जैसे ही मामले बढ़ने लगे दोबारा से बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो गया। अभी बीच में देखा गया था कि जैसे 5 राज्यों में मामले बढ़ रहे थे तो कई बैठकें हुई थी। तो ये काफी एक अहम बैठक मानी जा रही है, और ये भी माना जा रहा है कि कई राज्यों को जो है वो निर्देश मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए बार बार बात हो रही है मॉनिटरिंग की, टेस्टिंग की, ट्रैकिंग की और ट्रीटिंग की। तो जो T3 की नीति थी उसको दोबारा से कैसे जो है वो लागू किया जाए, राज्यों के पास कितनी सारी चीजें जो हैं वो हैं। अगर हॉस्पिटलाइजेशन की बात की जाती है तो क्या उनके पास सारी चीजें पॉसिबली मौजूद हैं या नहीं है, इन सब चीजों पे विचार होगा और हर राज्य की जो है वो समीक्षा की जाएगी कि कहाँ कितने मामले जो हैं वो बढ़े हैं। देखिए, अगर साफ तौर पर समझा जाए, चाहे वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन सब पे जो है S3N2 से जो है मौतें भी हुई और वहां पे कोविड का प्रकोप भी धीरे धीरे देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये क्या ये माना जाए कि S3N2 के असर को लेकर जो राज्य इस वक्त सामने आ रहे हैं वहां पर कड़े निर्देश आज इस मीटिंग के बाद दिए जा सकते हैं? और इस वक्त जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है वो इसी मीटिंग की तस्वीरें हैं जो आ चुकी हैं, जो हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए फराह कि मीटिंग के बाद कुछ अहम निर्देश दिए जाएंगे और उन मुतासरा प्रदेशों की बात शायद ज्यादा की जाए या फिर उनके लिए ज्यादा SOPs या गाइडलाइंस फॉलो करने की निर्देश दिए जाए जहां पर H3N2 के भी केसेस सामने आ चुके हैं? क्या ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है?
जी बिल्कुल, साफ तौर पर जहां पर H3N2 के केसेस सामने आ रहे हैं और जहां पे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिन राज्यों में ये दोनों केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर ये माना जा सकता है कि वहां के लिए एक निर्देश आएगा। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे राज्यों में केसेस बढ़ने लगे हैं, चाहे वो H3N2 की बात की जाए, कोविड की बात की जाए, तो वहां पर वैसे वैसे अलर्ट भी जो है वो देखने को मिल रहा है कि जो राज्य है वो पूरी तरीके से जो है वो उस चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, H3N2 के जब मामले बढ़ने लगे थे तो उसके बाद भी 2-3 बैठकें हुई थी और उसके बाद राज्यों को जो है वो ये निर्देश दिए गए थे कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन किया जाए। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं और जिस वेरिएंट के बारे में पता है कि वो घातक है, इसकी पहले भी पुष्टि हो चुकी है, उसको लेकर जो है अब तमाम जो है वो बैठकों का दौर जो है वो जारी है। और जिस तरीके से अभी हाई लेवल मीटिंग हो रही है, साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जैसे ही इस बैठक ये खत्म होगी उसके बाद जो है वो राज्यों को चिट्ठी लिखी जाएगी और जहां पर लग रहा है कि स्थिति, क्योंकि देखिए इसमें यही समीक्षा की जा रही है कि किन राज्यों में सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस चीज को समझना भी जरूरी होगा कि बीच में जो लोग थे वो एहतियात नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और लोग जो थे वो टेस्टिंग के लिए भी नहीं जा रहे थे। जैसे ही लोगों के 15-15 दिन तक लक्षण ज्यादा हो रहे थे, उसके बाद लोगों ने अपना टेस्ट कराना शुरू किया। H3N2 के लिए अवेयरनेस हुई और फ्लू टेस्ट कराए, लेकिन जब फ्लू टेस्ट कराए तो उसमें भी कुछ नहीं निकला। फिर लोगों ने कोविड टेस्ट कराना शुरू किया तो कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आने लगे। तो ये भी एक वजह है कि कोविड की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और इसी वजह से लोग हालात को देखते हुए संजीदगी से ये मीटिंग का इनेकाद किया गया है, आयोजित किया गया है इस मीटिंग को। और ये उम्मीद लगाई जा सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि कुछ कड़े निर्देश जारी किए जाएं। बहुत शुक्रिया फराह हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ 5 का पंच में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे News 18 JK। नमस्कार।